हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान डनसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में नवगठित खैरागढ़ छुई खदान गंडाई जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी नई जानकारियाँ मिलने वाली है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खैरागढ़ छुई खदान गंडाई जिले के निर्माण के लिए घोषणा किस तिथि को की गई थी। तो इस जिले के निर्माण के लिए घोषणा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा 16 अप्रैल 2022 को की गई थी और यह घोषणा खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के दौरान की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है तो खैरागढ़ छुई खदान गंडाई को एक नया जिला बनाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस जिले का स्थापना या उद्घाटन किस तिथि को हुआ। तो इस जिले का जो उद्घाटन है वह 3 सितंबर 2022 को हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि इस जिले का मातृ जिला कौन सा है, अर्थात इस जिले का निर्माण किस जिले से हुआ है। तो इस जिले का निर्माण राजनांदगांव जिले से हुआ है। अभी हाल ही में राजनांदगांव से अलग होकर दो नए जिलों का निर्माण हुआ है और वह जिला कौन सा है, तो उन जिलों का नाम है, एक है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी और दूसरा है अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं खैरागढ़ छुई खदान गंडई। तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी 29वें क्रम का जिला था और जो हम लोग पढ़ रहे हैं खैरागढ़ छुई खदान गंडई वह प्रदेश का 31वां जिला है। अब हम लोग देखते हैं कि यह जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है। तो यह जिला दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है और इस जिले के निर्माण के पश्चात दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या 7 हो गई है और उनका नाम इस प्रकार से है: खैरागढ़ छुई खदान गंडई, कवर्धा, राजनांदगांव, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। अब हम लोग देखते हैं कि इस ज़िले से सीमा साझा करने वाले ज़िले कौन से हैं, अर्थात अब हम लोग इसके सीमावर्ती ज़िलों के बारे में देखेंगे। तो इस ज़िले से सीमा साझा करने वाले ज़िलों की संख्या 4 है और उनका नाम इस प्रकार से है: कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा और दुर्ग। अब हम लोग देखते हैं कि इसके सीमावर्ती राज्य कौन है, अर्थात इस ज़िले से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। तो इस ज़िले से सीमा साझा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा कि यहाँ पर है कवर्धा, यहाँ पर है बेमेतरा जिला, यहाँ पर है दुर्ग जिला और ये है हमारा राजनांदगांव जिला और ये है हमारा मध्य प्रदेश राज्य। अब हम लोग देखते हैं कि इस नवगठित जिले में कितनी तहसील हैं। तो इस नवगठित जिले में 4 तहसीलें हैं और उनका नाम है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और साल्हेवाड़ा। तो इस जिले में कितनी तहसीलें हैं? 4 तहसीलें: खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और साल्हेवाड़ा। तो हम लोग इस ज़िले से संबंधित तहसीलों को मैप के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर है गंडई तहसील, यहाँ पर है छुई खदान तहसील, यहाँ पर है खैरागढ़ तहसील और यहाँ पर है साल्हेवाड़ा तहसील। अब हम लोग देखते हैं कि इस ज़िले के चारों ओर कौन कौन से तहसील स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर दिशा में चलते हैं। तो उत्तर दिशा में सहसपुर, लोहारा और बोडला तहसील है जो कि कबीरधाम जिले के अंतर्गत आता है और इसके पूर्व दिशा में जो तहसील है उसका नाम है साजा और धमधा। जो साजा है वह बेमेतरा जिला के अंतर्गत आता है और जो धमधा है वह दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं कि दक्षिण दिशा में कौन सा तहसील है। तो इसके दक्षिण दिशा में डोंगरगढ़ और राजनांदगांव नामक 2 तहसील है और ये दोनों तहसील राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आता है।
अब हम लोग पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। तो पश्चिम दिशा में लांजी तहसील है और यह लांजी तहसील मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस ज़िले में कितनी नगर पालिका स्थित है। तो इस ज़िले में एक नगर पालिका स्थित है और उसका नाम है खैरागढ़। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस ज़िले में कितने विकासखंड शामिल हैं। तो इस ज़िले में 2 विकासखंड शामिल हैं और उनका नाम है खैरागढ़ और छुई खदान। अब हम लोग देखते हैं कि इस ज़िले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो इस ज़िले के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र आता है और उसका नाम है खैरागढ़ और यह खैरागढ़ सामान्य सीट है। अब हम लोग देखते हैं कि इस ज़िले से कौन सा राजकीय राजमार्ग होकर गुजरता है। तो इस ज़िले से स्टेट हाईवे नंबर 5 जो राजकीय राजमार्ग है वह इससे होकर गुजरता है। यह राजकीय मार्ग जैसा कि आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा, स्टेट हाईवे नंबर 5 यह कहाँ से आ रहा है, कवर्धा से आ रहा है और कवर्धा से फिर कहाँ चला जाएगा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई आएगा और उसके बाद राजनांदगांव जिले में प्रवेश कर जाता है। तो अब हम लोग मैप में देखते हैं कि कौन सा स्टेट हाईवे नंबर 5 है। तो जहाँ से मैं लाइन गुजार रहा हूँ वो है हमारा स्टेट हाईवे नंबर 5। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह ज़िला कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यह ज़िला छत्तीसगढ़ के मैदान नामक प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस ज़िले में कौन सी चट्टान पाई जाती है। तो इस ज़िले में 2 प्रमुख चट्टान पाई जाती है, एक है कडप्पा और दूसरा है धारवाड़ चट्टान। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस ज़िले में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इस ज़िले में जो खनिज पाया जाता है उसका नाम है लौह अयस्क और यह लौह अयस्क नचनिया और खारा से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वार्जाइट। तो यह क्वार्जाइट पीपला कछार से प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ से स्वर्ण अयस्क भी प्राप्त होते हैं और यह स्वर्ण अयस्क पीपला कछार से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चूना पत्थर। तो यहाँ पर चूना पत्थर छुई खदान, खैरागढ़, कलकसा, साल्हे भर्री, पचपेड़ी और बलदेवपुर से प्राप्त होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यह ज़िला कौन से नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तो यह ज़िला शिवनाथ नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत हम लोग इस ज़िले में 5 प्रमुख नदियों को देखेंगे और उनका नाम इस प्रकार से है: आमनेर नदी, मुस्का नदी, पिपरिया नदी, सुरही नदी और लामती नदी। तो सबसे पहले हम लोग आमनेर नदी के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आमनेर नदी का उद्गम स्थल है कबीरधाम जिले में मैकल पहाड़ी। तो आमनेर नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी है? मैकल पहाड़ी। और कौन सा जिला है? तो कबीरधाम जिला। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो आमनेर नदी है वो कवर्धा से या फिर कबीरधाम जिले से बहते हुए कहाँ आ जाएगी? खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में। उसके बाद कहाँ जाएगी? दुर्ग जिले में। और दुर्ग जिले में ये शिवनाथ नदी से संगम बनाती है और कहाँ पर संगम बनाएगी? तो शिवनाथ नदी से ये दुर्ग जिले के सगनी घाट में जाकर मिल जाती है। उसके बाद हम लोगों को याद रखना है कि इसके बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। आमनेर नदी के बालू में क्या पाया जाता है? सोने के कण पाया जाता है। तो हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं कि आमनेर नदी कहाँ बहती है। तो जो मैं लाइन गुजार रहा हूँ वो है आमनेर नदी, जो कि कवर्धा से निकलती है और खैरागढ़ में संगम बनाते हुए कहाँ चले जाएगी? दुर्ग जिला। और दुर्ग जिला में सगनी घाट के पास में ये शिवनाथ नदी से जाकर मिल जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रमुख नदी है मुस्का नदी। तो इस मुस्का नदी का उद्गम स्थल मैकल पहाड़ी है और यह मैकल पहाड़ी कौन से जिले के अंतर्गत आएगा? तो ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले से ही इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद हम लोग पिपरिया नदी के बारे में देखते हैं। तो इस नदी का भी उद्गम स्थल कौन सा है? मैकल पहाड़ी। और जिला पूछेगा तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। ये है पिपरिया नदी और ये है मुस्का नदी।
अब हम लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है कि जो आमनेर नदी है, मुस्का नदी है और पिपरिया नदी, इन तीनों नदियों का एक स्थान पर क्या है, संगम है। और वो स्थान कौन सा है, खैरागढ़। तो खैरागढ़ में तीन नदियों का संगम है और उन तीनों नदियों का क्या नाम है, आमनेर, मुस्का और पिपरिया। उसके बाद हम लोग अगली नदी देखते हैं, सुरही नदी। तो सुरही नदी का जो उद्गम स्थल है वह मैकल पर्वत है और मैकल पर्वत के कौन से पहाड़ी में, तो भड़भड़ी पहाड़ी में। कौन सा पहाड़ी याद रखना है, मैकल पर्वत के भड़भड़ी पहाड़ी। और यदि आप लोगों को पूछा जाए कि कौन से ग्राम से इस नदी का उद्गम होता है तो क्या याद रखना है, पैरी मीठी गांव। तो पैरी मीठी गांव याद रखना है। पहाड़ी बोलेगा तो भड़भड़ी पहाड़ी, और यदि कौन से पर्वत से होता है बोलेगा तो मैकल पर्वत। ठीक है, तो मैकल पर्वत का ही एक छोटा सा भाग है भड़भड़ी पहाड़ी और यहीं पर है पैरी मीठी गांव। ठीक है, तो यहीं से कौन सी नदी का उद्गम होता है, सुरही नदी का। और यदि आप लोगों को जिला पूछा जाए तो कौन सा जिला याद रखना है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला। अब हम लोग देखते हैं कि सुरही नदी कौन सा है। तो इस मैप में जो मैं लाइन गुजार रहा हूँ वो है सुरही नदी। उसके बाद हम लोगों को याद रखना है कि इस नदी का विसर्जन कौन से नदी में होता है। तो इस नदी का विसर्जन शिवनाथ नदी में होता है और यह कौन से स्थान पर होता है, तो बेमेतरा जिला में एक जगह है कुम्ही बुरा गांव। तो क्या याद रखना है, शिवनाथ नदी में सुरही नदी का क्या हो रहा है, विसर्जन हो रहा है। और कौन से जिले में हो रहा है, बेमेतरा, बेमेतरा के कुम्ही बुरा गांव में। उसके बाद हम लोगों को याद रखना है कि इस सुरही नदी के तट पर एक शहर बसा है और उस शहर का क्या नाम है, गंडाई शहर। ठीक है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि गंडाई जो शहर है वह कौन से नदी के तट पर बसा है। तो आप लोगों को क्या लेना है आंसर, सुरही नदी। उसके बाद एक और नदी क्या याद रखना है, लामती नदी। और यह लामती नदी कौन से ज़िले में बहती है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में बहती है। ये है मैप में जो मैं लाइन गुजार रहा हूँ वो है लामटी नदी। अब हम लोग नदी परियोजना के बारे में देखते हैं। तो इस ज़िले में हमें तीन प्रमुख परियोजनाओं को देखना है, जिसमें से पहला है सुरही परियोजना, जो कि कौन से नदी पर है, सुरही नदी पर स्थित है। उसके बाद हम लोगों को पिपरिया परियोजना देखना है जो कि पिपरिया नदी पर स्थित है। उसके बाद अभी हम लोग को जो हाल ही में चर्चा में रहा था उस परियोजना को देखना है, और उस परियोजना का क्या नाम है, सिद्ध बाबा परियोजना। और यह कौन से नदी पर बना है, तो लामती नदी पर बना है। यहाँ पर है सुरही परियोजना, यहाँ पर है सिद्ध बाबा परियोजना और यहाँ पर है पिपरिया परियोजना। अब हम लोग देखते हैं कि इस ज़िले में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो इस ज़िले में दो प्रमुख जनजाति पाई जाती है, एक है बैगा और दूसरा है अगरिया, जो आग से लोहे को गलाकर लोहे का कार्य करती है। उस जनजाति को बोला जाता है अगरिया जनजाति। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस ज़िले में कितने देसी रियासत स्थित थे। तो इस ज़िले में दो देसी रियासत स्थित थे, जिनमें से पहला है खैरागढ़। तो हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि खैरागढ़ जो देसी रियासत है उसका नाम खैरागढ़ क्यों पड़ा। तो इसका नाम खैर वृक्ष की अधिकता के कारण क्या पड़ गया, खैरागढ़। उसके बाद देखते हैं कि इस जो देसी रियासत है उसमें किस वंश के शासकों ने शासन किया। तो यहाँ पर नाग वंश के शासकों ने शासन किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब भारत में सभी देसी रियासतों को मिलाया जा रहा था तो उस समय खैरागढ़ देसी रियासत से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले शासक का क्या नाम था, तो उनका नाम था वीरेंद्र बहादुर सिंह। वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर खैरागढ़ देसी रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया गया। उसके बाद हम लोग छुई खदान देसी रियासत के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका नाम छुई खदान क्यों पड़ा। तो छुई खदान की अधिकता होने के कारण
इस क्षेत्र या फिर इस जो देसी रियासत है उसका नाम क्या पड़ गया? छुई खदान। छुई का मतलब होता है सफ़ेद रंग की मिट्टी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस छुई खदान देसी रियासत में कौन से वंश के शासकों ने शासन किया? तो यहाँ पर बैरागी वंश के शासकों ने शासन किया था। अब हम लोग देखते हैं कि जब भारतीय संघ में छुई खदान देसी रियासत को मिलाया गया उस समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो उस समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले शासक का नाम था ऋतुपर्ण किशोर दास। तो क्या याद रखना है आप लोगों को? जब भारतीय संघ में छुई खदान देसी रियासत को मिलाया गया तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? ऋतुपर्ण किशोर दास। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस ज़िले के अंतर्गत कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल आते हैं। सबसे पहले हम लोग खैरागढ़ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को खैरागढ़ जिला में क्या है उसको देखना है। तो खैरागढ़ में क्या है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी और यह एशिया का प्रथम एवं छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है? संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है? एशिया और छत्तीसगढ़ का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो आप लोगों को चित्र में जो दिख रहा है वह है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि खैरागढ़ में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा क्यों रखा गया। तो इस देसी रियासत के शासक थे राजा वीरेंद्र बहादुर और उनकी पत्नी थी पद्मावती, और उन दोनों की पुत्री थी जिनका नाम था इंदिरा। और इंदिरा को संगीत से बहुत ही ज़्यादा लगाव था और उनकी अल्प आयु में मृत्यु हो जाने के कारण इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। अब आप लोगों को याद रखना है कि इस विश्वविद्यालय में कौन कौन से संकाय संचालित हैं। तो इस जो विश्वविद्यालय है उसमें कला, दृश्य कला, चित्रकला, संगीत, लोक संगीत और नृत्य कला संकाय संचालित है। आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि इस विश्वविद्यालय में कौन सा संकाय संचालित नहीं है। तो उसका आंसर था शैक्षणिक संकाय इस विश्वविद्यालय में संचालित नहीं है। अब हम लोग खैरागढ़ में एक अगला चीज़ देखते हैं जो कि है वीरेश्वर महादेव मंदिर। तो आप लोगों को याद रखना है वीरेश्वर महादेव मंदिर कौन से स्थल पर स्थित है। तो खैरागढ़ में यह मंदिर स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मंडीप खोल की गुफा। तो ये मंडीप खोल की गुफा कहाँ पर स्थित है? गंडाई के समीप स्थित है। तो गंडाई तहसील के अंतर्गत मंडीप खोल गुफा आती है। इस गुफा के अंदर प्राचीन शिवलिंग है और यह गुफा साल में केवल एक बार खुलता है। और यह कब खुलता है? तो अक्षय तृतीया के पश्चात जो पहला सोमवार पड़ता है उसमें यह गुफा खोला जाता है। तो यह है मंडीप खोल गुफा का फोटो। उसके बाद हम लोग गंडाई के बारे में देखते हैं। तो गंडाई में बहुत सारे हम लोगों को प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा। उसी में से एक है प्राचीन देऊर शिव मंदिर। आप लोगों को कौन सा मंदिर याद रखना है? प्राचीन देऊर शिव मंदिर, जो कि नागर शैली में निर्मित है। उसके बाद हम लोगों को याद रखना है कि इस मंदिर के दीवारों पर 3 युगों का चित्रण हम लोगों को देखने को मिलता है। और वो कौन कौन से युग हैं? तो उनका नाम आप लोगों को याद रखना है त्रेता युग, द्वापर युग और सत्ययुग। ठीक है, तो इन तीनों युग को अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ। तो इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। और इस मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? तो बहुत सारे विद्वान फड़ी नाग वंश को इस मंदिर के निर्माणकर्ता के रूप में मानते हैं। तो बहुत सारे विद्वान क्या मानते हैं कि कलचुरी शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह है हमारा गंडाई में स्थित
प्राचीन देऊर शिव मंदिर का फोटो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि घटियारी का भग्न शिव मंदिर। ठीक है, उसके बाद हम लोग कौन सा मंदिर देखते हैं, जो गंडाई के पास में एक जगह है घटियारी। ठीक है, वहाँ पर कौन सा मंदिर है, भग्न शिव मंदिर। तो यह घटियारी का जो शिव मंदिर है वो 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित हुआ था और इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो फणिनाग वंश के शासकों द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो यह है घटियारी का भग्न शिव मंदिर जो कि गंडाई के समीप स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गंगाई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो गंडाई में ही एक मंदिर स्थित है और उस मंदिर का क्या नाम है, गंगाई माता का मंदिर। तो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंगाई माता का मंदिर कौन से जगह में स्थित है, तो आप लोगों को क्या लेना है आंसर, गंडाई। यह है गंडाई में स्थित गंगाई माता का मंदिर। अब हम लोग अगला देखते हैं बैताल रानी घाटी के बारे में। तो यह बैताल रानी घाटी छुई खदान और बकर कट्टा के मध्य स्थित है, जैसा कि आप लोगों को मैप में दिख रहा है। तो यहाँ पर बकर कट्टा और छुई खदान के मध्य क्या बनाया गया है, सड़क मार्ग बनाया गया है और यहाँ पर 3 पहाड़ों को काट कर क्या बनाया गया है, सड़क बनाया गया है और यहीं पर क्या है, बैताल रानी घाटी है जिसकी लंबाई लगभग 14 किलोमीटर से अधिक है। और इसमें जो मोड़ों की संख्या है, बैताल रानी घाटी में जो मोड़ों की संख्या है वह कितनी है, तो इसमें जो मोड़ों की संख्या है वह 9 है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर है बैताल रानी घाटी। तो आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा उस घाटी का क्या नाम है, बैताल रानी घाटी। आप लोगों को अंत में एक चीज़ और याद रखना है कि इसका जो पश्चिमी सिरा है उसमें कौन सा पर्वत स्थित है, तो मैकल पर्वत स्थित है। ठीक है, तो खैरागढ़ छुई खदान गंडाई जिले के जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें कौन सा पर्वत स्थित है, तो मैकल पर्वत। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने खैरागढ़ छुई खदान गंडाई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस पर लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।